जय श्री राम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन सीरीज ऑफ 12th क्लास फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्री बोर्ड एंड द बोर्ड एग्जाम। तो इससे पहले हमने सॉल्यूशन चैप्टर कर लिया था। अभी हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में फर्स्ट जैसे हम बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, उनके बाद बात करेंगे हम न्यूमेरिकल और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो इसके अंदर जैसे मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो गुड कंडक्टर मीन्स जो जो गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। अब इसमें बोला है नॉट, कौन सा नहीं है। तो केओएच एक हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl भी हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हमारे पास जो KOH है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और बात करते हैं ए और बी ऑप्शन में से। अब ए और बी ऑप्शन में से जो हमारे पास जो फर्स्ट प्रेजेंट है सोडियम एसीटेट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एज कंपेयर टू द इथेनॉल। तो इथेनॉल हमारे पास क्या है, नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास इथेनॉल है, यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसके अंदर हमें पूछा गया है for the redox reaction proceed in a cell EMF must be। अगर मान लो कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड करती है सेल के अंदर, तो इसका EMF क्या होना चाहिए। तो इसका EMF आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स इसका आपके पास ए ऑप्शन सही है। स्टूडेंट तो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of two electron when no current is drawn through the cell is called। अगर बात करते हैं कोई हमारे पास कोई दो इलेक्ट्रोड है, उनके बीच में क्या है, कोई डिफरेंस बताना है पोटेंशियल का, अगर उनके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेल का EMF। क्या बोलते हैं, सेल EMF। अगर उसके अंदर कोई करंट पास नहीं कर रहा है तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होगा टू इलेक्ट्रोड्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल EMF। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयंस। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है इनटू आयंस। तो इसका रीजन आपने बताना है। इसका रीजन है क्या है, इसका रीजन वाटर डिसॉल्व इट, दे आर अनस्टेबल। एंड इसमें पूछा गया है द फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आर ब्रोकन डाउन बाय वाटर। मीन्स इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो क्या वाटर क्या कर देता है, उसको तोड़ देता है। क्योंकि वाटर की क्या होती है, एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। वाटर की क्या होती है, एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक स्ट्रेंथ होती है कोई भी सॉल्वेंट की, जो क्या करती है, कोई भी हम उसके अंदर जैसे कंपाउंड डिसॉल्व करते हैं तो उन कंपाउंड के मॉलिक्यूल का वो क्या करती है, ब्रेक डाउन करवा देती है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो वो हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो मीन्स इसका डी ऑप्शन आपके पास सही है। फिर हम बात करते हैं जैसे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू बैलेंस फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें जो दी गई रिएक्शन है उसके अंदर उसको बैलेंस करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे। तो बात करते हैं इसके अंदर, पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इधर बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पे नजर आ रही है, कितनी होगी, हम कैलकुलेट करते हैं एक्स। तो एक क्लोरीन पर -2 चार्ज होता है, तो 3 पर कितना हो गया, -6 इज इक्वल्स टू -1। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, +5। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके ऊपर चार्ज कितना है, +5। अब बात करते हैं इधर 4 हाइड्रोजन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। और इधर नाइट्रोजन पर बात करते हैं तो नाइट्रोजन पर कितना है, +2 चार्ज है। मीन्स इधर से नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसके अंदर आपने तो इसके अंदर कितने थे टोटल, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। नाइट्रोजन इधर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है
और इधर नाइट्रोजन क्या कर रहा है, +2 में चला गया, मतलब 5 से वो कितने में चला गया, 2 पर चला गया। तो इसका आंसर आपके पास है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मीन्स यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने इस तरह से चेक करना है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर कर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको बताना है कि वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट बताने के लिए आपको पहले हर एक ऑप्शन पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए आप जैसे फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन आर रिलीज एट एनोड। तो एनोड क्या होता है हमारे पास, एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता ही करता है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी बात भी सही है। तो ये वाली बात भी सही है, ये भी सही है इसकी बात। फिर क्या, साल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये वाली बात भी सही है। मीन्स डी ऑप्शन है, सेल कैन वर्क इंडेफिनेटली। तो ये ऑप्शन गलत है। मीन्स जो आपने टैग करना है कि कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो आपका डी ऑप्शन सही राइट आंसर है। क्योंकि बाकी तीनों जो कंडीशन है वो सेल फॉलो करता है, डी ऑप्शन फॉलो नहीं करता। तो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करे तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके अंदर जो हमारे मान लो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज है वो ज्यादा सप्लाई हो रही है किसको, सोल्यूशन को। मीन्स एक्सटर्नल वोल्टेज है वो सेल की वोल्टेज से क्या हो, ज्यादा हो, तो वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर ये वाली करेक्शन है तो मीन्स वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके अंदर क्या है, वो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसकी 7 की सी ऑप्शन सही है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द मोल्टन NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब जो मोल्टन NaCl है, मीन्स मोल्टन मीन्स जिसको मेल्टिंग स्टेज में है NaCl हमारे पास, वो इलेक्ट्रिसिटी किन किन की प्रेजेंस में कंडक्ट करेगा। और एक हो सकता है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री मॉलिक्यूल्स, फ्री आइंस, या एटम्स ऑफ NaNCl। तो इसके अंदर आपकी ऑप्शन है वो है फ्री आयंस, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, Na एक पॉजिटिव आयन है प्लस Cl नेगेटिव आयन है। तो जो जो ये आयन है वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉइंट आउट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन सेल ऑफ जिंक एंड कॉपर। आपने इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है फॉर जिंक कॉपर सेल के लिए। तो जिंक एज ए कैथोड एंड कॉपर एज ए एनोड। तो अगर हम अब जिंक की रिएक्शन लिखे तो इसमें Zn प्लस इसमें हमने लिखा था कॉपर 2 पॉजिटिव, तो ये हमारे पास बना था Zn 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर बना था। तो अब इसके अंदर आप ध्यान से देखना, जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। मीन्स जिसकी ऑक्सीडेशन होता है वो, जैसे यहाँ पे लिखा है जिंक एक्ट एज ए कैथोड। अब जो जिंक है वो कैथोड की तरह एक्ट नहीं करेगा, तो पहली ऑप्शन तो गलत है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। जिंक एज ए एनोड, हाँ जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, ये स्टेटमेंट सही है। फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज मोर देन कॉपर, ये फॉल्स है। फिर है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ये भी गलत है। मीन्स ओनली बी ऑप्शन इज आपके पास करेक्ट है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट, तो अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो हमारे पास सोल्यूशन के लिए करेक्ट नहीं है, वो हमें बताना है, नहीं है। कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड ऑफ साइज ऑफ आयन, ये ट्रू है, डिपेंड करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ये भी सही है। मीन्स इसके अंदर आपके पास बी ऑप्शन सही है, जो कि इनकरेक्ट है। तो सोल्युबिलिटी है, कंडक्टिविटी सोल्यूशन की इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करती है, और साइज ऑफ आइंस पे भी डिपेंड करती है, वो डिपेंड नहीं करती सॉल्वेशन ऑफ आइंस पर। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा गया है,
विच रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन सेल, इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंसंट्रेशन सेल में आपने ये देखा भी होगा, जो कंसंट्रेशन सेल है उसके अंदर हम सेम इलेक्ट्रोड को सेम ही सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, मतलब उनके अंदर सेम इलेक्ट्रोड ही होता है हमारे पास। इसके अंदर जो हमारे पास कंसंट्रेशन सेल है वो है ए तो हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन सेल है। जैसे हमारे पास देखो सेम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम और हाइड्रोजन है, इधर भी प्लेटिनम और हाइड्रोजन है, इधर HCl है, इधर भी HCl है, जिसके अंदर सेम ही सोल्यूशन हो उसे हम कंसंट्रेटेड सेल बोलते हैं। फिर है हमारे पास एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइड। अगर हम कोई बात करें व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, तो अब अगर मान लो हम क्या करते हैं, एक वाटर के अंदर मान लो उसके अंदर मैंने NaCl डिसोल्व कर दिया, तो उसके अंदर से मैंने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवानी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवानी है, आपने देखना है एनोड पर कौन सी गैसेस बन रही है या कैथोड पर कौन सा आपको एटम या फिर गैसेस इवॉल्व हो रही है। तो हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एनोड हमारे पास पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो एनोड हमारे पास पॉजिटिव और कैथोड हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से उल्ट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, ए हमारे पास नेगेटिव और सी हमारे पास क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल में। ये इलेक्ट्रोकेमिकल की बात कर रहा हूं मैं इधर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो इसमें से बताना है एनोड पर कौन सी चीज इवॉल्व होगी। अब एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किससे करेगा, क्लोरीन से, क्योंकि इधर इसमें NaCl कुछ इस तरह से होगा, तो NaCl नेगेटिव है, ये एनोड को जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जो हमारे पास एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरी क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन, तो आपस में ये फ्री रेडिकल बन के Cl2 बना लेंगे। मतलब हमारे पास Cl2 इवॉल्व एट कैथोड, ये तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता इसका ऑप्शन। फिर H2 इवॉल्व एट कैथोड। अब इसमें वाटर भी प्रेजेंट है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि सोल्यूशन के अंदर क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है। तो वाटर भी आयोनाइज होगा H पॉजिटिव की फॉर्म में प्लस OH नेगेटिव की फॉर्म में। तो अभी इसमें हमने चेक करना है, जो H पॉजिटिव है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव मीन्स वो जाएगा हमारे पास कैथोड नेगेटिव की तरफ। तो कैथोड क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन H में कन्वर्ट होगा, और ऐसे ही दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अगर दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो क्या बनाएंगे, H2 गैस। मीन्स हमारे पास कैथोड पर H2 गैस बनेगी। तो मीन्स हमारे पास बी ऑप्शन तो ट्रू है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। देखते हैं इस क्वेश्चन के मोर देन, तो आपके पास पता लग गया है बी ऑप्शन सही है। बट बात करते हैं, नहीं सॉरी इसका नहीं है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, Na इज ए डिपॉजिट एट कैथोड। अब Na पॉजिटिव कैथोड पर जाएगा, नहीं Na पॉजिटिव कैथोड पर नहीं जाएगा। जो Na पॉजिटिव होगा प्लस जो OH नेगेटिव होगा वो आपस में कंबाइन होके NaOH बना लेंगे, वो सोल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा। बाकी जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, क्लोरीन हमारे पास एनोड पर इवॉल्व होगी और हाइड्रोजन गैस हमारे पास कैथोड पर इवॉल्व होगी। ये आप कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो इसकी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर आर इन द ऑर्डर ऑफ। हमें बताना है इनमें से जिंक, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल डाटा आप कैसे, मतलब कौन से ऑर्डर में होगा। तो इसका ऑर्डर बताने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जैसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो इधर सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, जिंक का रिएक्टिव ज्यादा है, मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। उसके बाद हमारे पास आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद कॉपर रिएक्टिव है, उस सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है, सिल्वर है। मतलब सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो इसके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा, सिल्वर का ज्यादा है, फिर आपके पास कॉपर, फिर आयरन, फिर जिंक। तो आपका ए ऑप्शन सही है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द Al2O3। तो पहले Al2O3 में से हमने अगर 1 मोल एल्यूमिनियम बनाना है, मीन्स हमने 1 Al बनाना है, तो हमें कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। अब चेक करते हैं इसके अंदर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इधर x 2x-6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास +3 आ रहा है। मीन्स एक एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इधर क्या है, इसके अंदर +3 है। अब +3 एल्यूमिनियम से हमें क्या बनाना है,
एल्यूमिनियम बनाना है तो हम इसके अंदर 3 फराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऐड करेंगे। 3 फराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम हमें ऑब्टेन होगा। तो मीन्स 1 मोल एल्यूमिनियम ऑब्टेन हो रहा है तो इसका आंसर क्या है सी, मतलब 3F चार्ज आपको रिक्वायर्ड है 1 मोल एल्यूमिनियम फॉर्म करने के लिए फ्रॉम Al2O3। तो स्टूडेंट जो हमारे 14 नंबर क्वेश्चन किया था इसके रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो डायरेक्टली आपने उन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले फाइंड कर लेनी है और जिनमें आपको उसको कन्वर्ट करना है उतने चार्ज उसको रिक्वायर्ड होंगे फराडेज, वो आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, आपने पूछा गया है अगर हम क्रोमियम 6 को क्रोमियम 3 में कन्वर्ट करते हैं तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, तो 3 फराडे। अगर बात करें क्रोमियम 2 में रिड्यूस करते हैं तो आपके पास कितने होगा, 4 फराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो इसे अलग अलग तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंसेप्ट इसमें सेम ही लगने वाला है। तो स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है फॉर द इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन हमें इक्वेशन दी गई है नॉननेस इक्वेशन। इस नॉननेस इक्वेशन के लिए आपको लिखना है, नॉननेस इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है, कैसी होगी तो ध्यान करते हैं। नॉननेस इक्वेशन हमने लिखी थी पहले, E इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस होता है हमारे पास RT एंड F लॉग ऑफ या नेचुरल लॉग 1 बाय, ये नेचुरल लॉग है इधर 1 बाय M पॉजिटिव N पॉजिटिवाइज। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अब अगर हम इसमें से हम देखते हैं कौन सी है, इसमें माइनस नहीं है 1 बाय है तो ये नहीं होगी, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन सी आपके लिए करेक्ट है। अब इसके अंदर क्या है, नेचुरल लॉग को ऊपर ले जाया गया है, अब इसकी पावर यहाँ पे -1 है। अगर लॉग के अंदर जैसे ln है 1 बाय एक्स हो तो इसको हम माइनस ऑफ ln x लिख सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इस पे चार्ज 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 और पावर आगे आ जाती है। तो ये आपके पास ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सेल कांस्टेंट फॉर कंडक्टिविटी सेल, कोई भी कंडक्टिविटी सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। अब सेल कांस्टेंट को आप ऐसे G स्टार की फॉर्म में लिखते हैं, वो होता है क्या है L/A, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो चेंज विद चेंज इलेक्ट्रोलाइट ये भी गलत है, नहीं हो सकता। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये भी गलत है, नहीं है क्योंकि वो तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। चेंज विद टेम्परेचर ये भी गलत है। तो रिमेन सेम फॉर द सेल, हाँ डी ऑप्शन सही है। तो हमारे पास कोई भी सेल के लिए सेल कांस्टेंट सेम ही रहता है हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है, फ्यूज्ड NaCl और इलेक्ट्रोलाइसिस गिव। तो अगर हम फ्यूज्ड NaCl को, फ्यूज मतलब जिसको हमने मेल्ट कर रखा है, उसको अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो एथोड पर कौन सी गैस बनेगी, तो इसमें कैथोड पर आपके पास जो गैस बन रही है, अब कैथोड क्या होता है, कैथोड इलेक्ट्रोलिटिक में कैथोड होता है हमारे पास नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम बोल सकते हैं या तो हमारे पास वाटर में से हाइड्रोजन गैस जाएगी या हमारे पास सोडियम आइंस उसमें प्रेजेंट होगी। बस इसके अंदर हमारे पास बी ऑप्शन है, मुझे लगता है इसमें हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही जाएगी। बाकी सोडियम तो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो Na बना लेगा, क्या सोडियम, ओनली सोडियम बना लेगा, सोडियम डॉट। तो ये भी आप चेक कर लेना, इसका आंसर आई थिंक हाइड्रोजन ही होना चाहिए। बट अगर रिएक्शन की बात करें तो इसके अंदर सोडियम भी है जो कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन कर Na पॉजिटिव सोडियम बना सकता है। हाँ तो स्टूडेंट जो इसका आंसर है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर हमने उस पर पूछा नहीं है कौन सी गैस हो रही है तो उस ओनली इतना ही पूछा है NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है कैथोड पर, तो कैथोड पर आपके पास इसमें मोस्ट प्रोबेबली सोडियम ही बनेगा। तो ये आप नोट कर लेना। अगर गैस का पूछा जाए तो फिर हम हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें पूछा गया है द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, मीन्स आपने कप्पा की यूनिट बताने हैं। अब कप्पा आपके पास क्या होता है, कप्पा होता है आपके पास 1 बाय कप्पा आपके पास होता है, कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो। अब रो हमारे पास क्या होता है RA डिवाइड बाय L होता है, तो L ऊपर चला जाएगा, तो ये बना 1 बाय R इंटू L बाय A।
अब 1/r क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मीन्स जी। और L/A क्या है? सेल कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? जी स्टार। अभी जो जी है, जी कंडक्टेंस, ये क्या था? 1/r। तो 1/r, आर के यूनिट ओम, और जो हमारे पास कंडक्टेंस है उसके यूनिट क्या होते हैं? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम ऐसे लिखेंगे, ओम इनवर्स। और जो हमारे पास सेल कांस्टेंट है, लेंथ अपॉन एरिया, तो लेंथ के यूनिट क्या हम सेंटीमीटर में लेके चले, डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बनेगा ओम पर सेंटीमीटर। तो ये पर ओम पर सेंटीमीटर आपके पास कंडक्टिविटी के यूनिट है। तो आपके पास इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 19। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। वी कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन फ्यूल सेल। हम किसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं फ्यूल सेल के अंदर? तो इसका सिंपल सा ऑप्शन है सी, हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं। ये सभी को पता होना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 21। इन इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ प्योर मेटल? इम्प्योर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल ऑफ मेड ऑफ इम्प्योर मेटल? इनमें से कौन सा इम्प्योर मेटल से हम कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं? ये आपने 10th में एक रिएक्शन की होगी। तो इसके अंदर हम जो एनोड है, क्योंकि एनोड क्या होता है, वो हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एनोड पॉजिटिव है मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वो हमारे पास इम्प्योरिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो एनोड है जो मेटल है वो हम प्योरिटी के लिए यूज करते हैं। तो जो एनोड है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट पहले क्या करेगा? सेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट उसके अंदर कोई गैसेस है उनको वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब उस तरह से आपने याद रखना है। आपने किया भी हो गया जैसे प्लस 10th में, एक इधर हम इलेक्ट्रोलाइट लगाते हैं, ठीक है, इधर दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है। क्या होता है कि ये हौली हौली किसकी ऑक्सीडेशन होने लगती है, और यहाँ पे क्या है? मेटल्स जो इम्प्योरिटी है उधर आके जमा हो जाने लगती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेटल जो है वो प्योर हो जाती है, इसलिए हम इसमें एनोड यूज करते हैं। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड हैविंग द एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड। तो हमें बताना है कंडक्टेंस क्या होगी उस सोल्यूशन की। तो कंडक्टेंस बताने के लिए कंडक्टेंस होता है हमारे पास जी। तो जी है 1/r। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी जो कंडक्टेंस है हमारे पास में पूछा गया है, जो कंडक्टेंस जी है वो 1/r है। हमने एक रिलेशन किया था अभी, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अब ये जी क्या कंडक्टेंस, ये क्या है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट L/A। अब क्या, लेंथ भी 1 है, एरिया भी 1 है, तो मीन्स यहाँ पे जी की वैल्यू 1 है, मीन्स कप्पा इज इक्वल टू के है। तो हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी के इक्वल ही होगी। कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी के इक्वल ही होगी हमारे पास इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है आपके पास, तो सी ऑप्शन, तो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बताना है, ई नोट सेल एंड डेल्टा जी नोट आर रिलेटेड एज। ई नोट ऑफ सेल एंड डेल्टा जी ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी को हम कैसे रिलेट करते हैं? तो इसका ऑप्शन आपके पास है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। हमने ये फॉर्मूला भी किया था, डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस इन H2O2 सेल। मतलब हमारे पास जो फ्यूल सेल है उसके अंदर कौन सी चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती? तो इसके अंदर प्लूटेंट प्रोड्यूस नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, ओनली इसमें वाटर बनता है, हीट बनता है, या इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं। कोई भी प्लूटेंट जो एटमोस्फेयर को पोल्यूशन प्रोवाइड कराए, वो ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? अब इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जिसमें एनोड क्या हो हमारे पास पॉजिटिव हो, और कैथोड क्या हो हमारे पास, मतलब जो सी है वो क्या हो, नेगेटिव हो। तो जो 25 क्वेश्चन है इसके अंदर जो हमारे पास, तो ऑक्सीडेशन हमारे पास एनोड पर ही होगा स्टूडेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव बनाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये हमारे पास एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, इन लांचे ड्राई सेल। लांचे ड्राई सेल में हमारे पास एक एनोड की तरह एक्ट कौन करता है?
जो लांची ड्राई सेल है उसके अंदर एनोड की तरह एक्ट करने वाला सब्सटेंस है हमारे पास जिंक कंटेनर। जो हमारे पास जिंक कंटेनर प्रेजेंट होता है वो एज एनोड की तरह एक्ट करता है लांची ड्राई सेल में। फिर बात करें 27 क्वेश्चन स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। तो इसमें पूछा गया विच इज सप्लाइड एट कैथोड ऑफ द फ्यूल सेल। तो आपने फ्यूल सेल देखा होगा, फ्यूल सेल में हमारे पास एक तो एनोड होता है और एक हमारे पास कैथोड होता है। एनोड को हम सप्लाई करते हैं हाइड्रोजन गैस और कैथोड को हम सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन गैस। तो आपने याद रखना, हमें पूछा गया कैथोड पर, तो कैथोड हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑक्सीजन गैस सप्लाई होती है कैथोड पर और एनोड पर हमारी सप्लाई होती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन इन द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड द लिक्विड इज। हमने ये वाला लिक्विड बताना है क्या होगा। तो ये लिक्विड आपके पास प्रेजेंट है। तो यही बात ये क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले भी किया था पिछले पेज पर। तो इसका आंसर है सी, NaCl इन वाटर। अगर हम NaCl को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो जो हमारे पास वाटर की हाइड्रोजन है वो तो हमारे पास कैथोड पर जाएगी और जो क्लोरीन है वो हमारे पास एनोड पर जाएगा। तो ये आप सिंपल सा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास 29 क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व इन अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस रिस्पेक्टिवली ऑन डाइल्यूटिंग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसको हम डाइल्यूट करते हैं, उसके अंदर हम इस वाटर ऐड करते हैं। तो वाटर ऐड करते टाइम उसके अंदर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम कैसे वेरी करेंगी वो बताना है। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, वो ऑन डाइल्यूशन पर डिक्रीज होती है। डाइल्यूशन करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। और हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टेंस मीन्स एक मोल आइंस को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। अगर ज्यादा स्पेस मिलता है तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कप्पा डिक्रीज होगा बट हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये आपने नोट कर लेना है। फिर हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है विच रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। मतलब कौन सा रिचार्जिंग है लेड स्टोरेज बैटरी का। अब जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसके अंदर हमने उसको इन डेप्थ पढ़ना होगा। तो रिचार्जिंग की बात करें तो रिचार्जिंग में क्या है, चार्जिंग के ड्यूरिंग हमारे पास PbSO4 बनता है। अब चार्जिंग के ड्यूरिंग PbSO4 बन रहा है मीन्स अगर उसको डिस्चार्जिंग के वक्त, हाँ डिस्चार्जिंग के वक्त हमारे पास PbSO4 बनता है। मतलब रिचार्जिंग के वक्त जो PbSO4 है वो हमारे पास किस में चेंज होगा, Pb में चेंज होगा। अब अगर Pb में चेंज हो रहा है तो हमारे पास इसमें क्या होगा, जो इधर 2 पॉजिटिव आयन है Pb2 पॉजिटिव वो Pb में चेंज हो रहा है। मतलब इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पर। तो ये आपने नोट्स में देख लेना है कि हमारे पास PbSO4 कब बना, वो डिस्चार्जिंग के वक्त बना या चार्जिंग के वक्त। तो ये डिस्चार्जिंग के वक्त बनता है मीन्स अगर हम चार्जिंग करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा लेड के अंदर। जो लेड है अगर ये ब्रेक होगा, लेड मतलब रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है मीन्स वो कैथोड पर होती है। तो ऑप्शन बी इज ये राइट आंसर। पर ऑक्सीडाइज नहीं होता, रिड्यूस होता है। ये सी ऑप्शन आपकी गलत है। ए ऑप्शन एनोड पर नहीं होता, ये भी गलत है। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। मतलब ओनली सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। स्टूडेंट, तो एक बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स ने ये रिवीजन सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनको आप जल्दी से ज्वाइन करवाइए। मैं आपके पास गारंटी देता हूं इसके अंदर से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री एग्जाम में। तो इस तरह की रिवीजन सीरीज हम फिजिक्स के भी लेके आऊंगा मैं जल्द ही। प्री बोर्ड एग्जाम से पहले हम उसको, या प्री बोर्ड एग्जाम के तक हम फिजिक्स का भी थे उनके केमिस्ट्री का भी एक फुल पेपर सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो भी जल्द आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डायनियल सेल व्हेन जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड। अगर हम जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड, मान लो दो अलग अलग है, इधर जिंक इलेक्ट्रोड है मेरे पास, इधर मेरे पास क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। हमने गैल्वेनिक सेल तो कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने करना क्या है, इधर मान लो कोई मीटर कनेक्ट है, गैल्वेनिक सेल हमने किया था। अब गैल्वेनिक सेल में हमें बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करेगी। तो इलेक्ट्रॉन जिंक से किधर जाते हैं, कॉपर की तरफ जाते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है, ऑपोजिट। मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन फ्लो के। तो हमारे पास जो
इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉपर टू क्या जाएगी, जिंक। तो इसका ऑप्शन देख लो, कॉपर टू जिंक। कॉपर टू इनसाइड, इनसाइड नहीं होता ये, कॉपर टू जिंक फ्रॉम आउटसाइड द सेल, क्योंकि ये आउटसाइड की बात कर रहे हैं, हमने दो टर्मिनल लगा रखे हैं, तो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, कॉपर टू जिंक फ्रॉम आउटसाइड, ये आपने देख लेना इधर। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें बताना है लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू। तो लैम्डा एम को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले बनाते कैसे हैं, इसको बनाना सिंपल वे है NH4 प्लस Cl, इसकी रिएक्शन आप क्या करा दो, NaOH के साथ करा दो, तो क्या बनेगा, एक हमारे पास बन जाएगा NH4OH प्लस हमारे पास क्या बनेगा NaCl। मीन्स अगर हमने NH4OH बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स NH4Cl प्लस NaOH मोलर कनेक्टिविटी माइनस NaCl की कनेक्टिविटी को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मीन्स अगर कुछ इसी तरह से कोई भी कंपाउंड की आपको मोलर कनेक्टिविटी पूछ ली जाए तो वो कंपाउंड बनता कैसे है उसकी रिएक्शन लिखनी आपको आनी चाहिए, और ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से करवाया है थ्योरी क्लासेस के अंदर। फिर हमारे पास क्वेश्चन है गैल्वेनाइज गैल्वेनाइज आयरन शीट आर कोटेड विद, गैल्वेनाइज आयरन शीट को किससे कोटेड किया जाता है, ये सबको आता होना चाहिए, क्या इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जिंक। ये सभी को पता होता है कि इसका आंसर क्या है, जिंक है। फिर बात करें 48 क्वेश्चन, स्टूडेंट मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए, मतलब वो क्वेश्चन सिमिलरली रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उन क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया, मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके फाइनल एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, उनको मैं वेटेज ज्यादा दे रहा हूं। व्हेन, इसमें पूछा गया है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये तो हमने बहुत बार कर लिया, देख लो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अवॉइड भी कर सकते हैं एक्यूरेट बुक में से। आपको पता है इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है मतलब, और क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, उसके बारे में पूछा गया है। फिर पूछा गया है, अब इसमें पूछ लिया एक क्वेश्चन और कि इनकी पीएच प्रोग्रेसली डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये थोड़ी ऑप्शन में मैं देख, ऑप्शन ध्यान से पढ़ लेना स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन की। जो 48 क्वेश्चन है इसके अंदर जो ऑप्शन दी गई है ना, तो मान लो मैंने बताया था कि इसके अंदर जो Na पॉजिटिव आयन भी होगा प्रेजेंट, Na सोल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव आयन और OH, मीन्स Na पॉजिटिव OH प्रेजेंट है, अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो NaOH की पीएच क्या होती है, लगभग 14 के करीब होती है, ठीक है, अगर वो फुल कंसंट्रेटेड हो, मतलब पीएच इंक्रीज होगी, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। फिर हमारे पास 49 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल, हमें बताना है इनमें से सेकेंडरी सेल कौन सा है, तो ये सभी को पता है सेकेंडरी सेल कौन सा है, बी ऑप्शन लेड स्टोरेज सेल इज ए सेकेंडरी सेल, तो लेड स्टोरेज सेल हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सेल है। स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, हमें पूछा गया द क्वांटिटी ऑफ चार्ज मेजर इन, तो हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज किसके अंदर मेजर करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो हमारे पास जो करंट क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गया, आई इंटू टी, आई एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड, ए ऑप्शन इज यूर राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 53 है, मोलर कंडक्टिविटी विद इंक्रीज विद डाइल्यूशन, तो इसका ऑप्शन सी है आपके पास, अभी हमने किया था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। अभी जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 55 क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर अ गिवन सेल मैग्नीशियम टू पॉजिटिव सोल्ट ब्रिज, कॉपर पॉजिटिव टू कॉपर, इनमें से बताना है कि आपके पास मैग्नीशियम एक्ट एज एनोड, कॉपर एक्ट एज कैथोड, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट वो सही है, आपको ये बताना है। अभी आपको पता है, देखो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम एनोड की तरह एक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम क्या है, एज ए एनोड की तरह एक्ट करेगा, और जो कॉपर है वो हमारे पास कैसे एक्ट करेगा, कैथोड की तरह, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। फिर है हमारे पास 56, द सेल कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस,
सेल कांस्टेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड, तो सेल कांस्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस है। हमने ये फॉर्मूला किया था, कप्पा इज इक्वल टू 1/R, कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू जी स्टार। तो अभी जो जी स्टार है, तो जी स्टार की वैल्यू क्या होगी? कप्पा इंटू आर, मीस कप्पा मीस यहाँ पे क्या होगा? कंडक्टिविटी, मतलब रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। पूछा गया है हमारे पास द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, तो ये हमको सभी को पता है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स। स्टूडेंट, तो हमने अभी एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सोल्यूशन चैप्टर में से, उनके बारे में हम जो इस चैप्टर में से, सोल्यूशन में से नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप सभी को पता है एसएचई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हम यूज करते हैं। उसके बाद पूछा गया विच टाइप ऑफ द रिएक्शन अकर एट कैथोड इन गैल्वेनिक सेल। तो कैथोड पर हमारे पास क्या होती है? रिडक्शन, मींस रिडक्शन रिएक्शन। सिंपल आंसर है इसका। फिर पूछा गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज हो जाएगी अगर हम उसकी कंसंट्रेशन क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। फिर पूछा गया है विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन यूज टू मेक इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास क्या है? ग्रेफाइट। ये तो बहुत बच्चे वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन है। मैं आपको इस एक्यूरेट बुक में से वो वाले क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं और आने ही वाले हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? डिस्कस इस मैकेनिज्म ऑफ रिजल्ट रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि वहां से कोरिजन होता है क्या है। व्हेन मेटल आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन दे react with air and water moisture resulting the formation of some unwanted, अब सब अनवांटेड प्रोडक्ट मिल जाते हैं या अनडिजायरेबल कंपाउंड, ठीक है, ऑफ मेटल। तो मेटल मतलब जो कि है, जैसे कोई भी मेटल एम है वो अपने किस में चेंज होती है? मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। अब जो मेटल ऑक्साइड है वो एज ए रस्टिंग की तरह वर्क करते हैं। द फॉर्मेशन, ये लिखा गया है, द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड ऑन द मेटल सरफेस इज नोन एज कोरिजन। तो जो मेटल सरफेस पर अनडिजायरेबल कंपाउंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? वो कंपाउंड बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरिजन। तो कोरिजन लेवल, ये जैसे मान करो हम आयरन है, आयरन को कोरिजन हो तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर सिल्वर को हो तो ट्रेंजिंग, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटेड कॉपर। फिर इसमें क्या है? मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ कोरिजन। मैकेनिज्म में क्या है? कोरिजन ऑफ मेटल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन बाय द रस्टिंग ऑफ आयरन। केमिकली द रस्टिंग इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड। रस्टिंग का फॉर्मूला है Fe2O3.NH2O। ये आपके पास रस्ट का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू भी आता है, बहुत बार आ चुका है। इट इज नॉट स्टिकिंग इन नेचर, ठीक है स्टूडेंट। एंड इसके अंदर क्या है? पील्स ऑफ एक्सपोजिंग मोर ऑफ सरफेस फॉर फर्दर रस्टिंग। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन की। इसमें अंदर होता है क्या है? जो एनोड है, अब एनोड पे क्या होती है हमारे पास? ऑक्सीडेशन होती है। तो आयरन वो क्या करेगा? आयरन Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अभी इस आयरन की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब इसमें 2 टाइम लिखा है क्योंकि आयरन 2 टाइम प्रेजेंट है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हमारे पास? नेगेटिव होता है। ये भी इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज एट एनोड मूव टुवर्ड द कैथोड थ्रू द मेटल। तो वो क्या है? एनोड से कैथोड की तरफ मूव भी करते हैं। अब जो रस्टिंग ऑफ आयरन में हमारे पास कैथोड के लिए एक्ट करता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन, वाटर प्लस ऑक्सीजन। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेयर करता है, तो 2OH रिएक्टिव आयन बना लेता है। तो आयरन 2 पॉजिटिव आयरन OH रिएक्टिव आयंस आर डिफ्यूज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। आयरन 2 पॉजिटिव आर ऑक्सीडाइज टू आयरन 3 पॉजिटिव। तो आयरन जो 2 पॉजिटिव बना था वो डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन के अंदर आयरन 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आयरन 3 पॉजिटिव है वो OH के साथ कंबाइन करके Fe2O3.3H2O। अब जितने ज्यादा यहाँ पे OH कंपाउंड हो गए, OH ग्रुप होगा, उतने ज्यादा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो आयरन की रस्टिंग होती है, जिसका फॉर्मूला है आपके पास Fe2O3.N, या हम बोल सकते हैं XH2O।
एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आप इसके अंदर। फिर हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग द कोलिजन। तो कौन से फैक्टर है जो कोलिजन को अफेक्ट करते हैं? वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी मेटल की उतनी ज्यादा वो मतलब उसको कोलिजन होगा। द लेसर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द मेटल ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ कोलिजन। जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी है कोलिजन की। फिर है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। अगर मान लो कोई मेटल के पास इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे आप मान सकते हैं जैसे आप कोई भी आयरन की रोड हो उसको सिंपल एयर के अंदर कहीं पर भी रख दें, ठीक है स्टूडेंट, मिट्टी के अंदर, तो वो जल्दी उसकी कोरिजन हो जाएगी। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है फास्टर इन स्लाइम, मतलब जो हमारे पास सॉल्ट सॉल्ट वाला वाटर है उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है कोरिजन। फिर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, द नेचर ऑफ आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ कोलिजन। आयरन रस्ट फास्टर इन स्लाइम वाटर देन द प्योर वाटर। स्लाइम वाटर में क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो जल्दी उसको कोलिजन कर देंगे, वो आयरन को प्योर वाटर में नहीं कर पाएंगे। फिर है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जितना ज्यादा एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट है, रस्टिंग ऑफ आयरन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। फिर है फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल। तो मेटल की फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि उसकी रस्टिंग किस तरह से इफेक्ट होती है। द फिजिकल स्टेट ऑफ पैरामीटर ऑफ मेटल लाइक हम बोल सकते हैं ग्रेन साइज, ग्रेन ओरिएंटेशन, स्ट्रेस किक्स या एड कोलिजन। स्मॉलर द ग्रेन साइज ऑफ द मेटल ग्रेटर इट विज द सोलिबिलिटी ऑफ इन इट्स कोलिजन। जितना स्मॉलर साइज होगा ग्रेन का उतनी ज्यादा वो सोलिबिलिटी है कोलिजन की, मतलब उतना ज्यादा कोलिजन होगा। फिर टेम्परेचर है, with increase in temperature of atmosphere, the rate of reaction and the rate of diffusion increases as the rate of collision increases with increase in temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट ऑफ कोलिजन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच। लोअर द पीएच ऑफ कोल्डिंग इन्वायरमेंट ग्रेटर इज कोलिजन। जितना लोअर पीएच रहेगा उतनी ज्यादा कोलिजन होगी, मींस लोअर पीएच मींस एसिडिक इन नेचर। फिर हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम बैरियर प्रोटेक्शन, मतलब कोई भी हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की परत लगवा दें। जैसे हम क्या करते हैं, कॉपर के ऊपर जिंक की या आयरन के ऊपर जिंक की जो है लेमिनेटेड गैल्वेनाइजेशन जिसको बोल सकते हैं वो हम कर देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। फिर है इसमें पूछा गया है गैल्वेनाइजेशन हो गया या जिसको हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की परत लगवाना। फिर क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी हो सकता है। फिर है या हम कोई एंटीरेट सोल्यूशन यूज करें, जैसे आप ग्रीस यूज करते हो या कोई एंटीरेट सोल्यूशन, मान लो कोई भी आयरन है उसके ऊपर ऐसा एंटीरेट सोल्यूशन लगवा दे या पेंट कर दे जिसके कारण वो कोलिजन ना हो, उसका मतलब रस्ट नहीं बने। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, राइट कैथोड एनोड इन निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो आपने कैथोड एनोड राइट करना है निकल कैडमियम सेल में से। जो हमारे पास निकल कैडमियम सेल है उसमें एनोड हमारे पास कैडमियम होता है और कैथोड हमारे पास मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड। तो निकल ऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है वो एज ए कैथोड की तरह एक्ट करता है और एनोड की तरह कैडमियम एक्ट करता है। फिर बात करें इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके अंदर हम KOH एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसकी मैं क्या करता हूँ रिएक्शन लिखता हूँ। जो एनोड की रिएक्शन क्या होगी, एनोड पर हमारे पास जो कैडमियम प्रेजेंट है वो जैसे हम यूज करते हैं KOH से OH से रिएक्ट करेगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, मींस ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। कैथोड पर क्या होगा, जो निकल ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2 OH नेगेटिव आयन बना लेगा। तो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन है निकल कैडमियम सेल के लिए, और इसकी ओवरऑल रिएक्शन है कैडमियम प्लस NO2 प्लस वाटर, कैडमियम हाइड्रोक्साइड निकल हाइड्रोक्साइड, ये दोनों बन जाते हैं। इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है अप्रोक्सीमेट 1.4 वोल्ट होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने सभी जितने भी सेल है आपके पास, लेड स्टोरेज सेल है, ड्राई सेल है या निकल कैडमियम सेल है तो या फ्यूल सेल है, इन सभी के आपने कैथोड एनोड और इलेक्ट्रोलाइट या सेल रिएक्शन याद कर लेनी है, क्योंकि इस पे से MCQ भी बन सकता है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसका एक टेबल है बुक के अंदर, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है हम पिछली वीडियोस के अंदर, तो आप वो देख सकते हैं। नहीं तो मैं इस वीडियो के ऊपर यहाँ पे आपको वो टेबल शो होगा तो वो आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा इसी। तो देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ड्राई सेल लिखा हुआ है,
ठीक है स्टूडेंट, ये ड्राई सेल। अब ड्राई सेल में आपको देख लेना है, ड्राई सेल में हमारे पास कैथोड क्या होता है, ग्रेफाइट। एनोड क्या होता है, जिंक होता है। इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं MnO2 प्लस कार्बन, या हम यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2। ये हम हमारे पास ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये मैंने आपको टेबल, मैंने फोटो खींची है अभी, ये वो दिखा रहा हूँ। और एनोड की रिएक्शन ये वाली लिखनी है, और कैथोड की ये वाली है, और ओवरऑल रिएक्शन भी आपने लिख देनी है। तो इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप सेव करके रख सकते हैं। फिर मरकरी सेल में आपके पास क्या है, मरकरी ऑक्साइड हमारे पास क्या है, कैथोड है, और जिंक क्या है, एनोड है। फिर लेड स्टोरेज की बात करें तो PbO2 हमारे पास क्या है, हमारे पास कैथोड है, और लेड हमारे पास क्या है, एनोड है। ये इसमें रिएक्शन है। फिर निकल कैडमियम में जो हमारे पास कैथोड है वो NiO2 है, निकल ऑक्साइड, और जो एनोड है वो हमारे पास क्या है, कैडमियम। और जो मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। लेड स्टोरेज सेल में हम यूज करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 38% H2SO4 सोल्यूशन, और निकल कैडमियम स्टोरेज सेल में हम यूज करते हैं KOH सोल्यूशन। तो ये आप इधर से नोट कर लेना, इनके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अभी। नेक्स्ट है जो हमारे पास है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। तो फ्यूल सेल, व्हाट आर फ्यूल सेल्स, एक्सप्लेन H2O2 फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या होते हैं, एक्सप्लेन करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो these may be defined as the galvanic cell in which the chemical energy produced during the combination of fuels। हम कुछ फ्यूल्स को कंबाइन कराते हैं, उन कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एंड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उनको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। Such types of cells are recently have been developed by scientists and convert about 75% available of chemical energy into unstable या unusable usable into a usable electrical energy। तो वो यूजेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। 75 बहुत ज्यादा है, एफिशिएंसी बहुत हाई होती है फ्यूल सेल्स की। एंड मोस्ट कॉमन टाइप इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो बात करते हैं हम फ्यूल सेल के बारे में। तो हम बात करेंगे अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो दिस सेल यूज है द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हम कंबाइन कराते हैं, तो वाटर प्लस हमारे पास एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम फ्यूल सेल की। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड ऑफ 2 पोरस ग्रेफाइट रोड्स कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट लाइक प्लेटिनम एंड सिल्वर सम मेटल ऑक्साइड। तो वो कुछ मेटल ऑक्साइड कंटेन करता है। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH या NaOH टेकन इन बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो भी ग्रेफाइट के, उनको हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट प्लेटिनम या फिर वो कोई भी सिल्वर मेटल के हो सकते हैं ऑक्साइड, उनको हम एक्वस सोल्यूशन KOH या NaOH के अंदर डिप करके रखेंगे, और वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेंगे जो भी सोल्यूशन होगा। वर्किंग क्या है, इन दिस सेल hydrogen and oxygen gases are bubbled through the porous carbon electrode into concentrated aqueous potassium hydroxide solution. The catalyst encaptured the electrode increase the electrode reaction and following reaction take place। तो क्या होता है, एनोड पर हाइड्रोजन गैस है। अब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H पॉजिटिव आयन बनाती है। फिर सोल्यूशन के अंदर से NaOH के अंदर से जो OH नेगेटिव आयन है वो H पॉजिटिव के साथ वो रिएक्ट करता है और वाटर बना लेता है। ठीक है, तो एनोड की ओवरऑल रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन प्लस OH नेगेटिव आयन, वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मींस एनोड पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, ऑक्सीडेशन का काम किया है। कैथोड पे क्या है, जो ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयन बना लेंगे। तो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन है फॉर ए फ्यूल सेल। तो ये आपने नोट कर लेनी है। फिर बात करते हैं इनकी ओवरऑल रिएक्शन की तरफ। तो इनकी जो ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हमें दिया गया है H2 प्लस OH नेगेटिव वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर O2 वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये बने 4 वाटर, मीन्स H2O2 कंबाइन होकर क्या बनाती है, 2H2O। तो अब इसकी एडवांटेज क्या है फ्यूल सेल की, एडवांटेज बहुत सारी एडवांटेज है। एक तो इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, मतलब लगभग 70-80% या 60-70% जो क्या है, जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। पोल्यूशन फ्री है, कोई पोल्यूटेंट रिड्यूस नहीं करता, ओनली वाटर प्रोडक्ट निकलता है हमारे पास। और ये क्या है, कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है, दे एक्ट एज अ कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी।
और ये हमारे पास स्पेस प्रोग्राम में भी यूज हुआ था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भी, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में करते हैं डिफिकल्टीज क्या है। देयर आर सो मैनी इकोनॉमिक्स एंड प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड आर कोरेसिव, वो कोरेसिव है। हैंडलिंग ऑफ गैसेस फ्यूल एट लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर आर डिफिकल्ट, गैसेस को हैंडल करना डिफिकल्ट है हाई और लो टेम्परेचर पर। कैटलिस्ट जैसे सिल्वर, प्लेटिनम या प्लेटिनम यूज करते हैं, वो ज़्यादा कॉस्टली भी है। टू प्रोवाइड कॉन्टेक्ट विद गैसियस फ्यूल, सॉलिड कंडक्टर एंड लिक्विड कंडक्टर इन्वॉल्व डिफिकल्टी। तो उसके अंदर हम बहुत सारी डिफिकल्टी आ सकती है, तो ये आप कर लेना। तो पेपर में एक ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। स्टेट क्लरोच लॉ क्या होता है? हाउ विल डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लरोच लॉ की हेल्प से आप कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लरोच लॉ हमें क्या कहता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग कंडक्टिविटी या लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लो मेरे पास NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl कैसे डिसोसिएट होता है? Na पॉजिटिव प्लस Cl एक्टिव। जो हमारे पास क्लरोच लॉ कहता है, जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl वो इक्वल होगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl एक्टिव आयन। तो ये हमारे पास क्या है? क्लरोच लॉ। ये बताता है कोई भी सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्टूडेंट, तो फिर हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर देता है रिडॉक्स रिएक्शन करवाने के लिए। फिर जो इलेक्ट्रोकेमिकल है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल इट बेस्ड अपॉन द रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तब वर्क करता है अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक है, द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, उसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो या नॉन स्पॉन्टेनियस वो डिपेंड नहीं करता। फिर क्या करता है इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर? टू हाफ सेल आर सेटअप इन द डिफरेंट वेसल। इसके अंदर दो हाफ सेल डिफरेंट वेसल के अंदर होते हैं, जैसे एक वेसल ये है, एक दूसरी ये है। फिर उनको साल्ट बिल से हम कनेक्ट करते हैं। बट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोथ इलेक्ट्रोड आर प्लेस इन सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन वन वेसल। एक ही वेसल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। तो जो फिफ्थ पॉइंट है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव होता है। बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, जस्ट वाइस वर्सा, मींस उसके उल्टी होता है। ओनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के उल्ट होता है। फिर क्या बोला? 6वां पॉइंट दिया गया है, इन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जो इलेक्ट्रोकेमिकल है उसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड मींस ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ जाते हैं। बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रॉन आर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स। इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स में सब जो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराते हैं उससे इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते हैं, और इंटर थ्रू द कैथोड एंड कम्स आउट थ्रू द एनोड। कैथोड के थ्रू एंटर करते हैं, एनोड के थ्रू बाहर आते हैं। फिर 7वां पॉइंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डज नॉट नीड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज। इसके अंदर कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की नीड नहीं होती है हमें। इलेक्ट्रोलाइटिक में हमें नीड होती है एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की। फिर हमारे पास 8th पॉइंट है, टू सेट अप दिस सेल सॉल्ट ब्रिज इज पोट इन यूज। मतलब हम इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, बट हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई भी सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते। तो ये तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर हम उनसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन आपने बताने हैं कि सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करता है। सेकंड, अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अदर सोल्यूशन विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सोल्यूशन। उन दोनों सोल्यूशन को मिक्स नहीं करता और आयंस की मूवमेंट करवा देता है। फिर है थर्ड, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द हाफ सेल। दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है? मेंटेन कर देता है। तो ये थे फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद है हमारे पास फ्राडेज लॉ। तो स्टेट फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है? द
द अमाउंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट एट इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड। जितनी क्वांटिटी उसके अंदर आपसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराएंगे उतना ही वेट डिपॉजिट होगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक जेड आता है। जेड आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट है, और जो हमारे पास करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज बाय टी। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, आई इंटू टी। तो स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम आज इतना ही करेंगे, जिसके अंदर हमने एमसीक्यू प्लस कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसका मैं पार्ट 2 आपको जल्दी अपलोड करवा दूंगा। तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो 100% आपके पेपर में आते ही आते हैं।